देखिए, आज हम आपको ज़मीन विवाद से जुड़ी एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिसे अगर हर कोई एक पिता करके जाए तो उसके बेटा में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। यानी कि हर कोई पिता अपने बेटे के नाम से वसीयत बना के जाए तो यहाँ पर उसके बेटे या फिर बेटियों में किसी भी तरीके से कभी भी झगड़ा नहीं होगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। या तो फिर आज ज़रूरत पड़े या तो भविष्य में कभी भी ये ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये कुछ मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको वसीयत से जुड़ी दो घटना से अवगत कराते हैं। नंबर 1 पर है भारत के एक राज्य उत्तराखंड के देहरादून के, जहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम था पुष्पा मंचुआल, जिनकी उम्र 78 साल थी। इनके पास संपत्ति कितना था वो जानिए। इनके पास संपत्ति था 50 लाख की संपत्ति थी और प्लस में क्या था कि 10 तोला सोना भी था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी सारी संपत्ति को किसके नाम वसीयत कर दिया है, तो राहुल गांधी के नाम पर वसीयत कर दिया, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग भी वसीयत करके जाते हैं, तो आप क्यों नहीं वसीयत करते हैं। तो चलिए हम आपको अब वसीयत के बारे में संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, वसीयत आपको कहाँ और कैसे बनाना है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसके नियम कानून एवं शर्तों को समझिए। देखिए, वसीयत एक कानूनी अधिकार है। देखिए, वसीयत एक कानूनी अधिकार है जिसे हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं। देखिए, वसीयत में क्या होता है वो समझिए। वसीयत में क्या होता है कि अगर मानकर चलते हैं कि आपकी यहाँ पर संपत्ति है और अपने बेटे के नाम पर किसी के भी नाम पर अगर आप वसीयत बनवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तो उस समय तक आप उसका मालिक खुद होते हैं। यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे तो यहाँ पर उसका मालिक आप खुद होंगे, और आपकी जैसे ही मृत्यु होगी तो यहाँ पर मालिक उनका वसीयत में आप जिनका नाम दिए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, उनका मालिक हो जाएंगे। तो वसीयत का एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है यही कि आप जब तक जीवित है तो यहाँ पर उस पर आपका अधिकार है, और जैसे ही आपकी मृत्यु होगी तो यहाँ पर आपका जिस भी आप वसीयत में जिनका भी नाम दिए रहेंगे उनका उस पर अधिकार हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि आप वसीयत में किनको रख सकते हैं। यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आपकी यहाँ पर संपत्ति है और यहाँ पर आपके 3 बेटे हैं और 1 बेटियाँ हैं। कितने? 3 बेटे हैं और 1 बेटियाँ हैं। यहाँ पर अगर आप वसीयत बनवाना चाहते हैं कि हम क्या करें कि केवल हम अपनी संपत्ति में बेटे को ही अधिकार दें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेटे को दे और बेटियों को हम ना दे, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप बेटे को ही दे सकते हैं। जब आपकी यहाँ पर मृत्यु होगी तो बेटा को क्या हो जाएगी, बराबर अधिकार में संपत्ति मिल जाएगा, और यहाँ पर जो बेटियाँ होगी यहाँ पर उनको यहाँ पर संपत्ति नहीं मिलेगा। ये अक्सर घटना देखने को मिलता है कि अभी बेटे और बेटियों में बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता है। तो उसके लिए हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं कि मतलब कि आपके संपत्ति पर बेटी या फिर बुआ का क्या अधिकार और इसका निपटारा किस तरीके से किया जाए। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है और टॉपिक भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बेटियों को भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं अपनी संपत्ति से। तो ये पहला फायदा हो जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो हम आपको एक और बात बताते हैं। दूसरा, यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर संपत्ति है और आपके यहाँ पर 4 बेटे हैं, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दे तो यहाँ पर वो भी आप कर सकते हैं। अगर मानकर चलते हैं कि आपके जो बड़े बेटे हैं या तो फिर छोटे बेटे, जो भी बेटे हैं वो ज़्यादा आपकी सेवा करते हैं या तो फिर आपकी ज़्यादा रख रखाव करता है, तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि उसे हम क्या करें कि ज़्यादा संपत्ति दे, तो यहाँ पर आप उसे ज़्यादा संपत्ति दे सकते हैं, किसी को आप कम संपत्ति दे सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और हम आपको उदाहरण देते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपकी संपत्ति है और यहाँ पर आपके 4 बेटे हैं और प्लस में नौकर भी है, तो आप चाहते हैं कि हम क्या करें कि नौकर को भी संपत्ति दे, यहाँ पर आप नौकर को भी संपत्ति दे सकते हैं। यहाँ पर यानी कि मानकर चलते हैं कि आपने पूरे संपत्ति का 15% नौकर को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि अपने संपत्ति का 15% जो होगा संपत्ति वो वसीयत में इनके नाम कर देंगे, नौकर के नाम कर देंगे। तो इसका जो 15% संपत्ति होगा वो नौकर के मिल जाएंगे, और बाकी जो बच जाएगा संपत्ति, कितना बच जाएगा, 85% जो आपका संपत्ति बचेगा वो ये इन चारों बेटों में आपस में बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आपकी संपत्ति को केवल ब्लड रिलेशन में ही दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो आपका नौकर हो, किसी भी तरीके से सेवक हो, या तो फिर ये कहें कि आप दान में देना चाहते हैं, यानी कि आप आगे से ही वसीयत बना दें कि हम किसी को दान में दे सकते हैं, इस जमीन को किसी मंदिर के वगैरह पर, ये जो दान होता है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो ये वसीयत का बहुत ही फायदा हो जाता है। यहाँ पर एक और फायदा की बात हम कहें तो यहाँ पर आप खारिज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और सबसे बड़ी ये फायदा होता है कि आप खारिज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर खारिज कहने का अर्थ हुआ वो समझिए। अगर मानकर चलते हैं कि आपके 3 बेटे हैं और 3 बेटे में आपने क्या किया कि बराबर अधिकारों में, यानी कि बराबर भागों में वसीयत बनवा दिया है, तो बाद में क्या हुआ कि देखिए आगे चल करके क्या हुआ कि किसी एक बेटा किसी भी तरीके से नालायक निकल गया, या तो फिर ये कहें कि वो आपकी रख रखाव नहीं कर रहा है, यानी कि ये कहें कि आपकी वो सेवा नहीं कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि उसको हम फिर से अब क्या करें कि संपत्ति कम दे, या तो फिर उसे इस संपत्ति से निकाल दे, या तो फिर ये कहें कि उसे संपत्ति न दे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस वसीयत को खारिज करवा सकते हैं। जैसे ही आप उस वसीयत को खारिज करवा देंगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि आपको ये हो जाएगा कि कभी भी आपकी मतलब कि आपकी वसीयत बना ही नहीं था। या तो दूसरा ये कर सकते हैं कि आप दूसरा मतलब कि दूसरा वसीयत बनवा सकते हैं। दूसरा वसीयत बनवा लेंगे तो यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही आप दूसरा वसीयत बना देंगे तो पहला जो वसीयत है वो खारिज हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक पहला वसीयत है वो अपने आप खारिज हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा वसीयत में आप क्या कीजिए कि उस बेटे को अपनी संपत्ति से निकाल सकते हैं,
हैं या तो फिर ये कहें कि कम भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। और ये इसका एक और प्लस पॉइंट होता है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तो वो संपत्ति पर आपका अधिकार होता है, आपके बेटे का यहाँ पर अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको फिर से बरसियत से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हैं। देखिए, आप राजेश खन्ना को तो जानते होंगे। राजेश खन्ना के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही राजेश खन्ना की यहाँ पर मृत्यु होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी एक संपत्ति रहती है जिनका नाम था आशीर्वाद बंगला। देखिए, आशीर्वाद बंगला कितनी की थी तो 600 करोड़ की आशीर्वाद बंगला थी। तो उस पर दो लोग क्या किए थे कि दावा करने के लिए आए थे कि ये संपत्ति मेरा है। पहला आया था डिम्पल कवाड़िया, जो कि उनकी खुद की वाइफ थी, बहुत दिनों से अलग रह रही थी। तो यहाँ पर उसकी खुद की वाइफ है, उन्होंने ये कह रहा था कि ये जो 600 करोड़ की बंगला है वो मेरा होना चाहिए। अगला देखेंगे तो एक और आई थी, दूसरा आई थी अनीता अडवाणी। अनीता अडवाणी ने भी आया था और वो बोले थे कि ये जो 600 करोड़ की आशीर्वाद बंगला है वो मेरा होना चाहिए। कब आया था? मतलब कि राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद ये लोग दावा करने के लिए आए थे। जबकि राजेश खन्ना की दो बेटी थी, आपको ये बात मालूम होगा, रिंकी और दूसरा था टिंकल। तो राजेश खन्ना ने क्या किया था कि इन दोनों के नाम पर बरसियत बनवा चुके थे, यानी कि वो अपने जीवित रहते ही इन दोनों के नाम पर बरसियत यानी करवा दी। यानी कि अब मृत्यु के बाद इस प्रॉपर्टी पर यानी कि आशीर्वाद बंगला पर किनका अधिकार होगा? तो इन दो बेटियों का अधिकार होगा, रिंकी और टिंकल का। तो ऐसा हुआ भी, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए, यानी कि अनीता अडवाणी और ये जो थी अनीता अडवाणी और डिम्पल कवाड़िया किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ पर इन पर किसका अधिकार हो गया? तो इन दोनों का इन पर अधिकार हो गया। और ये बात आपको मालूम होगा कि बाद में उन्होंने क्या किया कि जो अक्षय कुमार उनके दामाद थे, उन्होंने क्या किया कि आशीर्वाद बंगला को बेच करके आपस में पैसे को बांट लिए। तो ये आपका जीता जागता उदाहरण हो जाता है वसीयत का। तो अब ये है कि आप कौन सी संपत्ति का वसीयत बनवा सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आपकी निजी संपत्ति है तो यहाँ पर आप वसीयत बनवा सकते हैं। निजी संपत्ति कहने का अर्थ होता है कि आप खुद से अर्जे हों या तो फिर ये कहें कि अपने मेहनत की कमाई से खरीदे हों कोई संपत्ति, यानी कि कोई जमीन वगैरह हो गया, कोई घर हो गया, तो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे तो हम लोग उसे संपत्ति कहते हैं। तो उसका आप क्या करवा सकते हैं? वसीयत बनवा सकते हैं। और दूसरा आता है पैतृक संपत्ति। देखिए, पैतृक संपत्ति का आप वसीयत बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि आपके पिता का जो संपत्ति होता है वो आपको मिलता है, तो हम लोग उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो पैतृक संपत्ति में ये होना चाहिए कि अगर आप बनवाना चाहते हैं वसीयत अपने बेटे के नाम पर तो आपके पिता में बंटवारा होना चाहिए। अगर आपके पिता में अगर बंटवारा नहीं है तो यहाँ पर आपका वसीयत नहीं बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि वो जमीन जो है, यानी कि आपकी जो संपत्ति है वो खुद का नाम पर होना चाहिए। आपके पिता के नाम पर है तो ऐसा सोचेंगे, यानी कि आपके पिता के नाम पर है और आप सोचेंगे कि वसीयत बनवा ले, तो यहाँ पर आपसे नहीं होगा। या तो आप ये समझिए कि आखिर वसीयत कहाँ और कैसे बनवाना है। तो वसीयत बनवाने के लिए आपको क्या करना होता है वो समझिए। वसीयत बनवाने के लिए आपको किसी भी लॉयर को यहाँ पर पकड़ना होता है। देखिए, लॉयर कहने का अर्थ होता है वकील। किसी भी आप वकील को पकड़ लेंगे और उनसे ये बोलेंगे कि हमें वसीयत बनवाना है, तो वो लोग आपको प्रक्रिया बता देंगे कि आखिर वसीयत कैसे बनवाना है। और वही होता है कि वही खुद वहाँ पर आपको क्या कर देंगे, वसीयत बना देंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि उनका जो फी होगा वो जरूर लेंगे। यहाँ पर आपका पैसा भी लगेगा वसीयत बनाने के लिए, अपना ये खुद का खर्चा लेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको वसीयत बनवा देंगे। और वसीयत में आप जरूर उनसे ये बात बोल दीजिएगा कि हमें क्या करना है कि वसीयत को क्या करवाना है कि रजिस्टर करवा देना है। अगर आप वसीयत को रजिस्टर करवाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, यानी कि 100% वो सिक्योर हो जाता है। तो वैसे तो ये लोग जो वकील जो होते हैं वो खुद ही आपको वसीयत को रजिस्टर करवा देंगे। अगर आप नहीं करवाते हैं वो लोग तो यहाँ पर क्या कर देंगे, उससे बोल देंगे कि हमें क्या करना है कि वसीयत को रजिस्टर करा दीजिए, जिससे कि मेरा जो ये वसीयत बना है वो 100% अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप वसीयत बनवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब जो हम आपको बातें बताएं वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके से प्रश्न बच जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।